हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी आज आचार्य चाणक्य की अपनी इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में उनकी महान कृति अर्थशास्त्र के प्रति उन विभिन्न विद्वानों के नाम और उनके उन मतों को अत्यंत संक्षेप में आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने अपनी युक्तियों से यह बताने की कोशिश की है कि अर्थशास्त्र न तो मौर्यकालीन ग्रंथ है और न ही इसकी रचना आचार्य चाणक्य द्वारा की गई है। साथ ही हम उन विद्वानों और इतिहासकारों के नाम को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने उपरोक्त विद्वानों के एक एक मतों की विद्वतापूर्ण समीक्षा कर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि यह महान कृति अर्थशास्त्र उन्हीं महान आचार्य चाणक्य की ही अनुपम कृति है जिन्होंने नंद वंश के विनाश में सहयोग कर चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था। हमें आशा है कि निश्चित ही यह एपिसोड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए छात्रों और प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों तथा समस्त शिक्षित और जागरूक नागरिकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं उन्हीं तर्कों और समीक्षाओं की ओर। इस विषय पर बहुत से विद्वानों ने अत्यंत विस्तृत रूप से विवेचन किया है, जिसके कारण इस संबंध में बहुत से मत विकसित हो गए हैं। पाश्चात्य इतिहासकार जॉली और स्मिट्स के अनुसार यह ग्रंथ अर्थशास्त्र 3री सदी ईसा पूर्व की रचना है। विंटरनिड्ज, कीथ, स्टाइन और नाग आदि विद्वानों ने भी इसे 3री सदी ईसा पूर्व या उसके भी पश्चात निर्मित माना है। पर ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं है जो कि अर्थशास्त्र को चंद्रगुप्त मौर्य के युग की कृति स्वीकार करते हैं। इनमें पाश्चात्य इतिहासकार फ्लीट, जैकोबी, मेयर और ब्रेलोवर के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय इतिहासकारों में श्री काशी प्रसाद जायसवाल, नरेंद्रनाथ लाहा, देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर, पांडुरंग वामन काळे, नीलकांत शास्त्री, रामचंद्र दीक्षितार आदि विद्वानों ने उन युक्तियों का विशद रूप से विवेचन किया है जो कि अर्थशास्त्र के मौर्य युग का होने के विरोध में दी जाती हैं। भारतीय विद्वान प्रायः इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह ग्रंथ मौर्य युग की ही रचना है और इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत का समुचित रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं विभिन्न विद्वानों के तर्कों और समीक्षाओं को यहाँ पर हम आपके समक्ष बिंदुवार विवरण करेंगे, जिससे आप एक मत होने में सक्षम हो सकें। पॉइंट 1, मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखों में राजा के लिए देवानाम प्रिय विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अशोक और दशरथ दोनों के लेखों में यह उपाधि पाई जाती है, पर अर्थशास्त्र में यह कहीं भी प्रयुक्त नहीं की गई है। इससे लगता है कि अर्थशास्त्र मौर्य युग की रचना नहीं है। समीक्षा में कहा जा सकता है कि यह सही है कि राजा अशोक और दशरथ के उत्कीर्ण लेखों में उनके नामों के साथ देवानाम प्रिय विशेषण प्रयुक्त हुआ है, पर अर्थशास्त्र में जब मौर्य वंश के किसी राजा का नाम उल्लिखित ही नहीं है तो उसके साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण या उपाधि के उल्लेख का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। देवानाम प्रिय उपाधि का संबंध मौर्य वंश के साथ न होकर बौद्ध राजाओं के साथ था। इसी कारण महावंश में अशोक के समकालीन लंका के राजा तिस या तिष्य के लिए भी देवानाम प्रिय का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, अतः यदि उसके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग न होता हो
तो यह सर्वथा संगत और संभव है। अशोक ने भी अपने सब उत्कीर्ण लेखों में अपने नाम के साथ देवा नाम प्रिया का प्रयोग नहीं किया। बराबर पहाड़ियों में आजीविकों को गुहा दान करने के संबंध में उसके जो लेख हैं उनमें केवल राजा प्रियदर्शी लिखित है, देवा नाम प्रिया नहीं लिखा है। दूसरे तर्क में कहा जाता है कि मौर्य युग के सब उत्कीर्ण लेख पाली भाषा में हैं, जिससे यह सूचित होता है कि उस काल में पाली भाषा ही राज्य कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती थी, पर अर्थशास्त्र संस्कृत में है। मौर्यों के बाद सातवाहन राजाओं ने भी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत का प्रयोग विशेष रूप से 4वीं सदी ईस्वी में होना प्रारंभ हुआ, जबकि गुप्त वंश का शासन था। समीक्षा में मौर्य युग के जो भी उत्कीर्ण लेख हैं इस समय उपलब्ध हैं, निस्संदेह वे सब पाली भाषा में हैं। पर इसका कारण यह है कि उन्हें सर्वसाधारण जनता के लिए उत्कीर्ण कराया गया था। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था उसका संदेश वह सर्वसाधारण लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उस युग में सर्वसाधारण जनता की भाषा पाली ही थी, यह निर्विवाद है। पर विद्वान लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिए संस्कृत का उपयोग किया करते थे, यह भी असंदिग्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना नीति शास्त्र के पंडितों और विद्वानों के लिए की गई थी। वही उसका पठन पाठन भी करते थे। जिस राजा और उसके जिन मंत्रियों व अमात्यों का उसके द्वारा पथ प्रदर्शन किया जाना था वे भी सुशिक्षित थे। इस दशा में यदि चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ की रचना विद्वत समाज की भाषा में की हो तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। प्राचीन भारत के नाटक साहित्य में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। स्त्रियों और सेवकों आदि से प्राकृत को प्रयुक्त कराने की परंपरा का अनुसरण प्रायः सभी नाटकों में किया गया है। इसका कारण यही है कि प्राचीन भारत में अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत मानी जाती थी और प्राकृत जन की प्राकृत। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया यह पुरानी परंपरा के अनुरूप ही था। तीसरे तर्क में कहा गया है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में राजा के लिए धनद वरुण ऐन्द्रांत कसम विशेषण का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में राजा को इंद्रियम स्थान कहा गया है। इससे यह परिणाम निकलता है कि राजा के विषय में जिस भावना को अर्थशास्त्र में व्यक्त किया गया है वही समुद्रगुप्त की इस प्रशस्ति में भी पाई जाती है। मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखों में यह भावना विद्यमान नहीं है। अतः अर्थशास्त्र का निर्माण गुप्त युग में हुआ मानना चाहिए, मौर्य युग में नहीं। इसकी समीक्षा में कहा जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के मंतव्यों और विचारों की छाया दशकुमार चरित, मुद्रा राक्षस आदि कितने ही प्राचीन ग्रंथों पर विद्यमान है, जिसका प्रकरण हमने ऊपर उल्लिखित किया था, जो कि पिछले वीडियोस में आपके सामने थे। राजनीति और धर्मशास्त्र विषय ग्रंथों पर कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रभाव तो और भी अधिक स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर भी यदि अर्थशास्त्र के विचारों की छाया दिखाई पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तर्क के चौथे बिंदु में कहा गया है कि अर्थशास्त्र में न कहीं चंद्रगुप्त का उल्लेख है और न उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का। यदि इस ग्रंथ का निर्माण वस्तुतः चंद्रगुप्त के शासन की विधि के रूप में किया गया होता तो कहीं तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना चाहिए था, जबकि अन्य कितने ही भौगोलिक स्थानों के नाम अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं। इसकी समीक्षा इस प्रकार की गई है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी चंद्रगुप्त और पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं मिलता।
इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि कौटिल्य का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं था। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें राजनीति का शास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न संस्मरणों के रूप में की गई है और न गजेटियर के रूप में। उसमें राजाओं के जो नाम आए हैं वे किसी मंतव्य या सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही हैं, और जो भौगोलिक नाम अर्थशास्त्र में आए हैं वे वहाँ उत्पन्न या तैयार होने वाली किसी वस्तु का उल्लेख करते हुए ही दिए गए हैं। जैसे कलिंग और अंग जनपदों के हाथी प्रसिद्ध थे, काशी का सूती कपड़ा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था, नेपाल के कंबल विख्यात थे और कंबोज के घोड़े प्रसिद्ध थे। इसीलिए इन स्थानों का उल्लेख अर्थशास्त्र में विद्यमान है। कौटिल्य ने मगध का तो उल्लेख किया है क्योंकि वहाँ के पत्थर तोलने के बट्टे बनाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते थे, पर उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का पृथक रूप से उल्लेख करने की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वहाँ की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नहीं थी कि उसको निर्दिष्ट करना उपयोगी होता। मत के 5वें बिंदु में ये मत प्रकट किया गया है कि दुर्ग की प्राचीर प्रस्तरों द्वारा निर्मित होनी चाहिए, काष्ठ द्वारा नहीं। कौटिल्य दुर्ग में काष्ठ के प्रयोग को अनुचित मानते थे, पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मौर्य युग में पाटलिपुत्र के दुर्ग के निर्माण के लिए काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र का रचयिता चंद्रगुप्त का गुरु व मंत्री होता तो वह पाटलिपुत्र के दुर्ग के लिए काष्ठ अर्थात लकड़ी का उपयोग कभी न करने देता। इसकी समीक्षा में विद्वानों ने जो मत रखे हैं उसमें कहा गया है कि दुर्ग की प्राचीर आदि के निर्माण के लिए काष्ठ का प्रयोग न करके शिलाखंडों और प्रस्तरों को प्रयुक्त करना चाहिए। ये विचार कौटिल्य ने सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है, पर उस युग के सभी दुर्गों का निर्माण कौटिल्य के इसी विचार के अनुसार ही किया जाए, यह कैसे संभव हो सकता था। और पाटलिपुत्र की खुदाई में काष्ठ अर्थात लकड़ी के जो शहतीर और कड़ियाँ मिली हैं उनका उपयोग प्राचीर के लिए ही किया गया था, यह बात सर्वसम्मत नहीं है, अर्थात सभी विद्वान एक मत से इसके लिए सहमत नहीं हैं। फ्रेंड्स, आगे के तर्क और उनकी समीक्षा बिंदुवार हम अपने अगले एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।